And we are very happy that all of you have joined and are associated with the Jaipuria group of institutions and that with Jaipuria Institute of Management. I'm also very happy to see that more than 50% of the students are girl students. So जो diversity group में है in terms of the gender ratio, which is 50-50, which is very healthy sign as far as the institution is concerned. कुछ सालों में एजुकेशन जो है काफ़ी बदल चुकी है और हम लोग ने काफ़ी रिफॉर्म्स, काफ़ी चेंजेस, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, पेडागोजी से रिलेटेड किए हैं, जो कि बच्चों को जो नई उनको स्किल सेट्स है या जो उन रिक्वायरमेंट्स है जॉब मार्केट में, उसमें अलग अलग क्या चीज़ें चाहिए और क्या उनकी रिक्वायरमेंट होगी, उसको ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। और पिछले 6 दिनों से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सब फ्राइडे को आ गए थे, 6 दिनों से आप लोग को काफ़ी एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिला होगा। एंड वी वांटेड दैट ऑल ऑफ यू शुड बी कंफर्टेबल. सो आई होप दैट ईच वन ऑफ यू हैव बीन एबल टू गेट familiar with the place, familiar with the faculty members, familiar with each other, so that you are able to be more comfortable when the regular classes starts in due course of time. So it is very important for any organization or institution कि आदमियों को या बच्चे को जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, उनको एक कंफर्ट फैक्टर हो, उनको कन्वीनियंस हो और उनके कोई ग्रीवियंसेस कोई हो शुरू में, तो उसको सेटल डाउन कर सके, जो कि वो अपना ध्यान पढ़ाई में लगा सकें। और इसीलिए इस टाइप के ओरिएंटेशन प्रोग्राम किए जा रहे हैं और वो भी एक्सटेंडेड किए जा रहे हैं कि आप लोग को बताया जा सके कि क्या सिस्टम्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, किस रकम से आप लोग को प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, क्या एक्सपेक्टेशन आपसे है, क्योंकि आप लोग भी अपने अपने जो भी ड्रीम्स हैं या जो आपके एस्पिरेशंस हैं वो लेके यहाँ पे आए हैं। तो वो भी हम लोग चाहते हैं कि मालूम हो आपके फैकल्टी मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को और डीन्स को कि क्या आपकी विचारधारा है और आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में। क्योंकि जॉब सीकर्स के अलावा हम चाहते हैं कि लोग जॉब प्रोवाइडर्स भी बन सकें। इसीलिए इस टाइप के कोर्सेज में एक तो हुआ कि आप अपने बिज़नेस में जाना चाहते हैं या जो आपकी फैमिली बिज़नेस है उसमें काम करना चाहते हैं। दूसरा ये हुआ कि आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में या प्रोफेशनल जगह जाना चाहते हैं, कंपनीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं। और तीसरा ये हुआ क्योंकि इंडिया में आजकल जो कल्चर है स्टार्टअप्स का शुरू हो गया है और बहुत यंग बच्चे अपने नए नए आइडियाज़ और इनोवेटिव थिंकिंग के साथ में उस टाइप के मॉडल में जाना चाहते हैं, तो उसमें भी आप लोग को अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस 2 साल में जब आप जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में रहेंगे तो वो आपको मिलेगा। और काफ़ी चीज़ों को आप लोग को मेरी ये मंशा है कि जो जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, जो प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जाए, उनमें फुल्ली पार्टिसिपेट करें और एक डिसिप्लिन रखें अपने लाइफ में, जो कि आप लोग उसको अवॉइड ना करें। क्योंकि जो भी एक्सपीरियंसेस आपको होंगे, लोग आएंगे बिज़नेस से आएंगे, लोग कॉर्पोरेट से आएंगे, आपसे इंटरैक्ट करेंगे, तो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है कि आप कनेक्ट कर सकें उन लोग के साथ में और जो आपके पैशंस और इंटरेस्ट हैं उसको ध्यान में रखते हुए उन टाइप के कोर्सेज़ को एक्सपेरिमेंट करें, उनको लें, जिससे कि आप लोग को आगे चल के उसका फ़ायदा मिल सके। मैं 2-3 चीज़ों पे आज चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो वर्ल्ड है वो मैक्रो ट्रेंड्स उसमें क्या हो रहे हैं, और जो पिछले 4-5 दिनों में आप लोग ने अलग अलग स्पीकर से सुना होगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या ग्लोबल ट्रेंड्स हैं। बट 4-5 मुद्दों को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा और उससे रिलेटेड अपने छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस भी जिक्र करना चाहूँगा। अब जो वर्ल्ड है वो उसमें ग्लोबलाइजेशन का दौर अभी तक चल रहा था। पिछले 30-40-50 साल से हम लोग देख रहे थे कि बहुत ज़ोरों से एक ये था कि हम लोग इंटरडिपेंडेंट है हर कंट्री दूसरे से, और जो मैन्युफैक्चरिंग और आउटसोर्सिंग होती थी वो लोग माल बनवाते थे जहाँ पे उनको सबसे चीपेस्ट गुड्स मिल सके।
तो हम लोग टेक्सटाइल बिजनेस में है, जैसे बताया गया, मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया, गिन्नी पॉलीमर्स कंपनी चलाते हैं। तो यार्न से लेके फैब्रिक से लेके गारमेंट भी उसमें बनता है। अब जो डिज़ाइनर्स हैं जो अच्छे हैं, जिसको हम लोग डिज़ाइन कैपिटल बोलते हैं, वो है इटली और यूरोप में। तो डिज़ाइनर्स बैठे हुए यूरोप में, मैन्युफैक्चरिंग जो रॉ मटेरियल है वो है चाइना में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, चाहे वो कॉटन की बात करें या पॉलिएस्टर की बात करें या और रकम के यार्न्स की बात करें, तो वो अलग अलग कंट्रीज़ में है। मैन्युफैक्चरिंग वहाँ जाती है जहाँ पे चीपेस्ट लेबर मिल सके और आर्बिट्राज उसका कर सके, जो कि आप इफेक्टिवली मिनिमम कॉस्ट पे उस चीज़ को बना सके। तो चाहे अमेरिका में या डेवलप कंट्रीज़ या यूरोप या यूके में जो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि वो चीज़ें वहाँ बने, उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है और कंज्यूमर को फिर ऊँचे दाम में देना पड़ता है। तो उस वजह से लोगों ने ग्लोबली जो इंटरडिपेंडेंसी बढ़ती जा रही थी, और चाइना, इंडिया और बाकी जो कंट्रीज़ थी उनमें सब माल बनता है, और फिर वो माल बनने के बाद में वापस शिप होता है टू दोज कंट्रीज जहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ में, जहाँ पे कंज्यूमर बेस है, जहाँ पे उसकी डिमांड होती है। तो वो एक पूरा साइकिल है इंटरकनेक्टेडनेस का, कि हम लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। बट कोविड का जब टाइम आया तो ये देखा गया कि हर आदमी धीरे धीरे सेल्फ रिलायंट भी होना चाहता है। वो ओवर डिपेंडेंसी नहीं चाहता है कि हम कल को वजह से कोई चीज़ नहीं इंपोर्ट कर सकते या कोई चीज़ हम नहीं बना सकते हैं, और हमारा जो कंज्यूमर है या हमारे कंट्री के जो लोग हैं या लोग, उनको कोई रकम से सफ़र करना पड़े। तो इंडिया ने भी ये देखा कि भैया हम लोग बहुत चीज़ें इंपोर्ट करते थे, तो वो हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं होके इंडिया में उन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाए और वो चीज़ें इंडिया में बने। छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आईफोन है। पहले जो अभी तक 4 साल पहले तक जो फ़ोन थे, आप लोग सब लोग एप्पल या बाकी स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे, $3 बिलियन का इंपोर्ट था 2020 में फ़ोन्स का। अब आज के दिन 4 साल के अंदर इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी मोबाइल फ़ोन्स की इंडिया में आ गई है कि आज के दिन $13 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है। और जो एप्पल कंपनी है वो बेसिकली मैन्युफैक्चर नहीं करती है, वो डिज़ाइनिंग करती है, वो मार्केटिंग करती है, ब्रांडिंग करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है, और वो माल बनवाती है ताइवान या चाइना में। तो जो फॉक्सकॉन कंपनी है वो उनके लिए माल बनाता है, उन्होंने इंडिया में बेस बनाया कि हमको ये सब रकम के फ़ोन्स बनाने हैं, और भी बहुत सारी कंपनी आई। तो इस टाइप से जो ग्लोबल चेन है वो इंटरडिपेंडेंट है, बट धीरे धीरे जो ग्लोबलाइजेशन का दौर था वो अब डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, बिकॉज हर आदमी चाहता है कि, और हर कंट्री चाहता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो क्रिटिकल चीज़ें हैं उस पर हम लोग सेल्फ रिलायंट हो सके। तो पहला तो ये है कि ये मेन चीज़ है जिसको मैं आपके बारे में बताना चाह रहा था। दूसरा मैं ये देख रहा हूँ और आप लोग सबको जानकारी है कि जो वर्ल्ड है वो पूरा इंटरकनेक्टेड है। आज जब से इंटरनेट का चालू हुआ है तो लगभग वर्ल्ड में 8 बिलियन लोग रहते हैं, और 67% जो लोग हैं उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी होने की वजह से आज जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे कोई भी फील्ड में हो, और पर्टिकुलरली जो डिजिटल फील्ड में हो, चाहे मार्केटिंग कंपनी ले लीजिए, आप अमेज़न से माल सोर्स कर सकते हैं, ईबे से कर सकते हैं, या इंडिया में फ्लिपकार्ट है, या और रकम की रिटेल कंपनियां हैं जो डिजिटली काफ़ी वर्ल्ड वाइड काम करती हैं। तो आप अपना मटेरियल कहीं से भी सोर्स कर सकते हैं और आप चीपेस्ट रेट पे कर सकते हैं। जो कंपनीज़ हैं आपको हर रकम का बेनिफिट देने को तैयार है। आपको माल पसंद नहीं आए तो रिटर्न कर सकते हैं। ये हम लोग डे टू डे देख भी रहे हैं, और ये चीज़ें पहले नहीं थी। और इसकी वजह से इंटरकनेक्टेडनेस इतनी हो गई है कि डिस्पाइट हम चाहते हैं कि हम रेस्टोरेंट रखें और हम चीज़ें इंडिया में बनाए या अपने अपने कंट्री में बनाए, पर जो ग्लोबल कनेक्टेडनेस है या जिस रकम से इस टाइप की चीज़ें आ गई है, नए नए ऐप्स आ गए, नए नए प्लेटफॉर्म कंपनीज आ गई हैं, तो बहुत डायनेमिक चेंज हो गया इन टर्म्स ऑफ हाउ वी लुक एट थिंग्स। सिमिलरली पहले हम लोग जाते थे, यदि हम लोग को एंटरटेनमेंट के लिए जाना पड़ता था, चाहे सिनेमा हॉल में जाते थे और रकम से जाते थे। आज के दिन आप घर में बैठ के अपने कंफर्ट पे, चाहे नेटफ्लिक्स में देख रहा है, चाहे यूट्यूब में देख रहा है, या और रकम के अमेज़न प्राइम में देख रहे हैं, तो बहुत चीज़ें जो है, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो,
वो हर चीज़ की सुविधा वर्ल्ड में हो गया है, एंड ऑल दी कंपनीज आर ग्लोबल कंपनीज। सिमिलरली आप चाहे बैंकिंग इंडस्ट्री में देख लीजिए, जो आपके पेमेंट सिस्टम्स हैं, इंडिया में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ से आप पेमेंट्स की कन्वीनियंस हो गई है। वैसे ही ग्लोबली भी जितनी भी कंपनियाँ हैं वहाँ पे कर सकते हैं। आपको न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपने को सबको मालूम है कि यदि कोई इन्फॉर्मेशन सीख करना है या सोर्स करना है तो हम चाहे विकीपीडिया पे जा सकते हैं या गूगल पे जा सकते हैं या और टाइप के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आज के दिन वर्ल्ड डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस बहुत इंटरकनेक्टेड है, और वो चीज़ हम लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तीसरा ये है कि टेक्नोलॉजी जिस रकम से बढ़ रही है और जिस रकम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो वो आगे चल के और बढ़ती जाएगी। जो स्पीड है उसकी, वो हम लोग पैदम भी नहीं कर सकते या कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्पीड से बढ़ेगी। आप लोग कितने लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं? सो आई एम वेरी हैप्पी वर्चुअली ईच वन ऑफ यू आर यूजिंग चैट जीपीटी इन सम फॉर्म ऑफ द अदर। कई बार ये कहा जाता है चैट जीपीटी के बारे में कि इसमें कई बार जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एक्यूरेट नहीं मिलती है, कि वो भी अपडेट होती जा रही है चैट जीपीटी। बट आई कैन टेल यू इट विल कंटिन्यू टू बिकम स्मार्टर एवरी डे। जितना हम लोग यूज़ करेंगे, जितना डेटा हम लोग चैट जीपीटी के पास जाएगा या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के थ्रू उनके पास जाएगा, तो उतना वो बेटर एक्यूरेसी के साथ में और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। सो आई इनकरेज कि आप लोग यूज़ तो कर रहे हैं, बट उसको जुडिशियसली कैसे यूज़ करें, क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है, क्या आप उसके एप्लीकेशन है जो आपको यूज़फुल हो सके इन योर वर्क। ऑल्दो दूसरा पहलू ये भी है कि इस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ के कुछ चैलेंजेस भी हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हम लोग सबको उन चैलेंजेस को भी ध्यान देना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि कल आपके डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या आपको और कोई रकम के चैलेंजेस आए, आपकी प्राइवेसी में कोई चैलेंजेस आए, तो उसका भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, और उसके लिए वेरियस सेफगार्ड्स हैं। तो आप लोग जब कोर्सेज अपने करेंगे तो बताए जाएंगे कि क्या गार्ड रेल्स होने चाहिए, क्या सेफ्टी फैक्टर्स होने चाहिए जो इस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना ज़रूरी है, उसको एम्ब्रेस करना ज़रूरी है। बट हम लोग को उन टाइप के गार्ड रेल्स, उन टाइप के जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। एंड इससे लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और आप फास्टर काम कर पाएंगे। एंड दिस इज़ फॉर एवरीबडी, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे और लोग हो इंडस्ट्री में, वो चाहते हैं कि आप लोग अडेप्ट हो इन यूजिंग टेक्नोलॉजी। सिमिलरली चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, चाहे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, चाहे और रकम के ब्लॉकचेन वगैरह है, सब टाइप की टेक्नोलॉजीज़ जो है अलग अलग डायमेंशंस और नए नए एस्पेक्ट्स को खोलती जा रही है, और उन सब के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं कल ही पढ़ रहा था कि अभी अमेरिका में मैग्निफिसेंट 7 कंपनियां ऐसी हैं जिसको वो लोग ट्रीट करते हैं, जो कि जागन है मैग्निफिसेंट 7। उसमें 7 कंपनी कौन कौन है जो टॉप मोस्ट कंपनी है? वो सब प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, निविडिया, टेस्ला, अमेजन और मेटा, ये 7 कंपनियां हैं। इन 7 कंपनियों की यदि आप वैल्यूएशन देखें तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये $16 ट्रिलियन की वैल्यूएशन है। और जो 3 कंपनियों का मैंने नाम लिया शुरू में, वो है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और निविडिया। ये ईच कंपनी इज़ बिगर देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इनकी इंडिविजुअल वैल्यूएशन जो है $3 ट्रिलियन से ऊपर है। कोई की 3 है, कि कोई 3.5 है, 3.7 है। और इंडिया का टोटल जो जीडीपी है आज के दिन 3.7 या 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो आप इमेजिन कीजिए किस स्केल पे ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, और कितना अपॉर्चुनिटी इंडिया में है टू स्केल अप देयर ऑपरेशंस। एंड कंपनीज़ में इतना पोटेंशियल है कि बहुत ज़्यादा राइट टाइम पे आप लोग अभी मैनेजमेंट पढ़ना है कि जो रिक्वायरमेंट्स है मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ में वो बढ़ती जा रही है। इंडिया में जो बिगेस्ट कंपनी आप लोग जानते ही होंगे कौन सी है? जोर से बोलिए, एक आदमी बताए। रिलायंस कंपनी। नो, जो रिलायंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन है
वो $280 बिलियन है, और ये जो कंपनीज हैं $3 ट्रिलियन है. इमेजिन द डिफरेंस. सो इंडियन कंपनीज आर ग्रोइंग, दे आर ग्रोइंग फास्ट, बट द स्केल दीज अमेरिकन एंड चाइनीज कंपनी हैव ग्रोन, वी हैव लॉट टू कैच अप टू बी डन. तीसरा है जो मैं पहले बात कर रहा था अपने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, कि जियो पॉलिटिकल इश्यूज भी आ रहे हैं, क्राइसिस भी आ रहे हैं. हम लोग सब वाकिफ़ हैं, रशिया यूक्रेन सोच रहे थे ये वॉर है कुछ ही दिनों की रहेगी, पर सवा 2-2.5 साल तो हो गया उसमें. इज़राइल का जो पैलेस्टीनियंस के संग झगड़ा था, वहाँ पे भी गल्फ रीजन में काफ़ी अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है. उसकी वजह से इंडस्ट्री भी डिस्टर्ब हो रही है, बिकॉज एवरीबडी वॉज सोर्सिंग समथिंग. आज हवाई जहाज से भी जाइए तो वो कहते हैं अब मुझे इस टेरिटोरियल जोन में नहीं जाना, घूम के जाना है. तो जो चीज़ 6 घंटे में जाते थे वो 8 घंटा लगता है या 9 घंटे लगते हैं. तो वो डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं, सी थ्रेड्स में डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं. लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड डिस्ट्रप्शंस आर टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन इन सर्टन कंट्रीज. अपार्ट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ वॉर, ट्रेड वॉर्स भी ऑल्सो हो रहे हैं, चाहे वो चाइना अमेरिका के साथ में हो रहा है. हर आदमी देखता है कि हमको एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना है सोर्सिंग के लिए. मुझे एक चाइना प्लस चाहिए, चाहे वो इंडिया आए, चाहे वो वियतनाम जाए, चाहे बांग्लादेश जाए या और अफीम की कंट्रीज़ में जाए. तो हर आदमी और हर कंट्री को अदर देन चाइना भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू स्केल अप द ऑपरेशन. इट डिपेंड्स कि हाउ फास्ट द कंट्री कैन चेंज देयर पॉलिसीज, become more industry friendly, so that these type of things can be developed in these countries. And India has done lot in terms of making access to foreign companies to come to India. इसके अलावा जो है ग्लोबली जो हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, क्लाइमेट क्राइसिस की बात करते हैं, आप लोग सब वाकिफ़ है इसके बारे में. और हम सबको ये इंश्योर करना चाहिए कि हम लोग एनर्जी कंजम्पशन इंडिविजुअल लेवल पे, कंट्री लेवल और कंपनी लेवल पे तो लोग अपना अपना करते हैं. कैसे हम अपनी लाइफ को सस्टेनेबल बना सकते हैं, कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं वेस्ट को, कैसे हम रीयूज़ कर सकते हैं गुड्स को, और कैसे हम सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के लिए जाएं. क्योंकि जितनी भी कंपनियां वर्ल्ड ओवर हैं जो सोर्सिंग करती हैं आजकल, वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स चाहती हैं, क्योंकि कंज्यूमर उनको ड्राइव कर रहा है. कंज्यूमर कह रहा है कि मुझे सस्टेनेबल प्रोडक्ट चाहिए. एंड आई वुड ऑल्सो अर्ज फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दिस जर्नी, बिकॉज अदरवाइज जिस रकम से क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है अपने को वो बढ़ता जाएगा, इट विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू सर्वाइव. और हम लोग दिल्ली में ही देखते हैं, जब क्वालिटी इंडेक्स की बात होती है तो कई महीनों तक गाज़ियाबाद, दिल्ली और एनसीआर रीजन में एयर क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाती है कि रहने लायक नहीं रहता है. तो हम लोग अपने हेल्थ को डिटोरिएट कर रहे हैं. इसमें सबका साझेदारी, सबकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इन चैलेंजेस को गवर्नमेंट अपने लेवल पे करे, हम लोग अपने तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकें. ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यदि आप देखें तो मैं 4-5 चीज़ें बताना चाहूँगा जो जानकारी आप सबको है इंडिया में क्या हो रहा है. जिस रकम से हम 5th लार्जेस्ट हो गए जीडीपी में, और होपफुली कुछ सालों में हम 3rd लार्जेस्ट भी हो जाएंगे पिछले अगले 4-5 सालों में. पर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें डेटा को, तो हम लोग ने इंडिपेंडेंस 1947 में पाई थी. 57 ईयर्स हमको लगे टू बिकम अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी. 2004 में हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने. पीछे नेक्स्ट 7 साल में 2011 में हम लोग बने $2 ट्रिलियन इकोनॉमी, और 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग को अगले 6 साल में बने, और 4 ट्रिलियन उम्मीद ये है कि एंड ऑफ 24 या 25 अर्ली में हम $4 ट्रिलियन बन जाएंगे. पर जो स्पीड है एज़ पर डेटा और एज़ पर इकोनॉमिस्ट, 2031 तक हम लोग $8 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की क्षमता रखते हैं यदि हम अपने 7 to 8% ग्रोथ जीडीपी में होगी. तो आप देखिए द स्केल जो है ग्रोथ और जो मोमेंटम है, जो स्पीड है, जो एजिलिटी है, वो इस दौर पे हम लोग गुजर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है और उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी हर चीज़ की. और इंडिया में लोग क्यों आना चाहते हैं? हर कंपनी इंडिया में क्यों आना चाहती है? क्योंकि इंडिया में इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है. तो हम लोग को 4-5 चीज़ें हैं. एक तो इंडिया में डेमोक्रेसी, बहुत कम कंट्रीज इतनी बड़ी है, या एक भी कंट्री नहीं है जिसमें 140 बिलियन, वी आर द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड,
और डेमोक्रेसी है। जब हमारे इलेक्शन होते हैं तो 96 या 97 करोड़ लोग उसके इलेक्टोरेट में है, जिसमें से 60 या 65% लोग वोट डालते हैं। तो इतना बड़ा नेटवर्क हम लोग सीमलेसली कर लेते हैं। वर्ल्ड इज़ थिंकिंग ये कैसे कर लेते हैं। अमेरिका में ये पॉसिबल नहीं है, जबकि उनकी पॉपुलेशन 35 करोड़ की और यहाँ पे 140 करोड़ की है। सिमिलरली डेमोग्राफिक्स, यंग पॉपुलेशन है, मीडियन एज आपके 30 या 32 साल की है, एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 30-40 ईयर। यू विल बी द यंगेस्ट पॉपुलेशन in the world, but it's such a large dimension that people are looking for skilled people, people are looking for young people. So people want to come to India because of the demographics that it gives. तीसरा है डोमेस्टिक डिमांड, क्योंकि जब इतने लोग हैं, ऑल्दो इंडिया में पॉवर्टी भी है, चैलेंजेस भी हैं, बट जो लोग उठ रहे हैं फ्रॉम लो इनकम ग्रुप टू मीडियम इनकम ग्रुप, वो करीब 3 करोड़ आदमी हर साल लोअर इनकम से हायर इनकम में जा रहे हैं। 3 करोड़, मैंने ऐसे इट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड कंबाइंड टुगेदर। तो जो मार्केट साइज अमेरिका, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है, वो 3 करोड़ लोगों का, यहाँ पे 3 करोड़ लोग लोअर क्लास से मिडिल क्लास में जा रहे हैं। सो ये जो मार्केट का जो साइज़ है, जो अपॉर्चुनिटी लोगों को दिख रही है कंपनियों की, वो इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी है कि एवरीबडी वांट्स टू कम टू इंडिया बिकॉज ऑफ द domestic demand that is happening. And the fourth is the digital architecture. तो मैं 4 Ds को यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले तो था डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डोमेस्टिक डिमांड एंड देन डिजिटल आर्किटेक्चर। आप देखिए जो पेमेंट सिस्टम है, जनधन का है, जिस रकम से कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, जिस रकम से डिजिटल स्टैक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, और चीज़ें जो हुई है डिजिटल फील्ड में, वो अनइमेजिनेबल है। 40 करोड़ बैंक अकाउंट इन्होंने खोल दिए 7-1.5 साल में। जो लोगों के बैंक अकाउंट्स नहीं थे उन सबको सुविधा दी जा रही है। एवरीबडी इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द डिजिटल ट्रांजैक्शन दैट इज़ हैपनिंग ग्लोबली इन इंडिया। सो जिस रकम से और जिस पोटेंशियल और जिस स्पीड से ये बढ़ता जा रहा है इंडिया में, इसलिए हर आदमी यहाँ इंडिया में आना चाहता है। और गवर्नमेंट ने, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि बेसिकली हम लोग का फोकस रहा हुआ है, चाहे वो एग्रीकल्चर में रहा हुआ है या सर्विस इंडस्ट्री में रहा हुआ है। पिछले कुछ सालों में इन्होंने मेक इन इंडिया का नारा लगाया, उसकी पॉलिसी बनाई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में बनाया कि जो ऐसे एरियाज है जो हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो ड्रोन से हो, चाहे ईवी से रिलेटेड हो, या अलग टाइप के मैन्युफैक्चरिंग सोलर के लिए हो, उन सब चीज़ों में हम लोग को बढ़ावा देना है और उनको इंसेंटिवाइज करना है। तो उन एरियाज़ में लार्ज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ आर कमिंग टू इंडिया एंड पीपल आर ट्राइंग टू नॉट ओनली मैन्युफैक्चर इन इंडिया बट ऑल्सो री इंजीनियर द प्रोडक्ट्स इन इंडिया। वो अपनी बैक ऑफिस को इंडिया में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो अपने रिसर्च को इंडिया में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उनको लगता है कि इंग्लिश पढ़े लिखे लोग इंडिया में जितना है उतना कहीं वर्ल्ड में नहीं है। इवैल्यूएशन करने के लिए किस कंट्री में मुझे करना है, वो 3 चीज़ देखते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, and we know what the political stability in the last few years in India has been. उसके अलावा आपके सोशल रिफॉर्म्स क्या हो रहे हैं, ईज़ ऑफ बिजनेस हो रहा है, सोशली आप कैसे मूव कर रहे हैं, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। सो फॉर्चुनेटली all 3 dimensions in India are looking very encouraging to all the countries, to all the companies, and the respect that India has today. आप कहीं पे भी वर्ल्ड में चले जाइए तो जो रिस्पेक्ट इंडियंस को मिलती है शायद ही किसी और कंट्री के लोग को मिलती है। सो आई थिंक वी आर ऑल वेरी फॉर्चुनेट टू बी बॉर्न इन इंडिया, टू स्टडी इन इंडिया। एंड जितने भी ग्लोबल CEOs हैं, आप किसी को भी देख लीजिए, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो, चाहे गूगल का हो, चाहे और बड़ी बड़ी कंपनियों का हो, यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक का जो चेयरमैन है वो भी इंडियन है। तो और सब इंडियन स्कूल्स में पढ़े हुए हैं फॉर्चुनेटली। उनकी स्कूलिंग इंडिया में हुई, हायर एजुकेशन के लिए बाहर गए। तो वी मस्ट एक्सेप्ट दैट सर्टेन थिंग्स आर गोइंग गुड इन इंडिया, देयर आर चैलेंजेस विच आर देयर, बट फिर हम लोग की मेहनत और लगन की बात है कि हम लोग किस रकम से मोटिवेटेड हो, इंस्पायर्ड हो, किस रकम से हम मेहनत करें जो कि हम उस लेवल पे पहुंच सकें। वो हर आदमी की अपनी अपनी एस्पिरेशंस के बारे में तो ध्यान देना पड़ेगा। बस छोटी मोटी बातें और मैं बताना चाहूँगा
कि जो जॉब मार्केट है क्या है, किस टाइप के स्किल्स आप लोग को चाहिए। ऑल्दो इसके बारे में बहुतों ने चर्चा की होगी आपसे। बहुत ज़रूरी है कि ड्यूरेबल स्किल्स होने चाहिए। देखिए, आपको सब्जेक्ट नॉलेज होगी, अच्छी बात है, वो ज़रूरी भी है, डेप्थ में होनी चाहिए जिस एरिया में आप स्पेशलाइज करते हैं। बट आपको एसेंशियल ये है कि आप कैसे आप फ्लेक्सिबल हैं, रेजिलिएंट हैं, अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें कंपनियां देखती हैं। और आप पे क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ है, क्या आप टीम वर्क में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिकॉज इसीलिए जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जयपुर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज भी होती है। आप लोगों ने कुछ की भी थी, मैंने आप लोग के फेसबुक में देखा था। और काफ़ी प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें अलग अलग लोग, चाहे वो मैनेजमेंट के हों, चाहे बैंकिंग के आपके होंगे या एनालिटिक्स के होंगे, वो एक टीम में काम करें, कोई प्रॉब्लम्स को लेके, कंपनियों की जो इश्यूज़ को लेके फिर सोल्यूशन ढूंढें। और जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो आते हैं जब आप इकट्ठे बैठते हैं और चर्चा करते हैं, तो एक डिफरेंट विजन और डिफरेंट, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट पर्सपेक्टिव। हर आदमी यदि क्लोज हो जाएगा, माइंडसेट उसका ब्लॉक रहेगा, तो वो आगे चल के काम नहीं कर पाएगा। तो टीम एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कितने भी कैपेबल होंगे, आप सक्सीड नहीं करेंगे यदि आप अपने टीम को साथ में नहीं रखेंगे। तो इंडिविजुअल सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि टीम सक्सेस होना। तो इसलिए ये टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज, सिर्फ कम्युनिकेशन और डिजिटल कॉम्पिटेंसी और प्रोफिशिएंसी ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन में आप अच्छे हो, चाहे आप इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। और ग्लोबल सिटीज़न आपको बनना है, तो उनके क्या कल्चर्स हैं, उनके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप अलग अलग एथनिक लोगों से ताकि संग काम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो वो भी ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल कंपनियां इंडिया में रहेंगी और इंडिया ग्लोबली जा रहा है। जितनी इंडियन कंपनीज है वो भी आज के दिन ग्लोबल कंपनीज हो रही हैं। दे आर बाइंग लॉट ऑफ एसेट्स ओवरसीज़। तो वो भी एक आपको लिए है। और लास्ट में सोशियो इमोशनल इंटेलिजेंस, आई मीन इंडियंस आर वेरी गुड एट इट। क्यों हम लोग सब ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे हुए हैं। हम लोग एक दूसरे के लिए केयर करना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को कंपैशनेट होना, एम्पैथाइज करना, ये सब चीज़ें हम लोग को एज अ कल्चर सिखाई जाती हैं। तो इसीलिए जो यहाँ के सीईओ, जो यहाँ के लोग आते हैं या प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको हेड स्टार्ट मिल जाता है। बिकॉज दे उनका जो SEL कंपोनेंट है, सोशियो इमोशनल लर्निंग का जो कंपोनेंट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस वजह से उनको हेड स्टार्ट मिल जाता है। तो वो आप लोग को कल्टिवेट करना ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ द स्किल्स विच द इंडस्ट्री इज लुकिंग एट। डिजिटल कॉम्पिटेंसी की मैंने बात कर ली, ग्लोबल सिटीज़न की बात कर ली, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हर आदमी को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना पड़ेगा, क्योंकि जॉब्स बदलते जाएंगे। आप लोग भी अपने लाइफ में 5-7 जो भी रकम की जॉब्स करेंगे, अलग अलग तरीके से अलग अलग टेक्नोलॉजी आएगी। आप लोग को स्किल सेट्स, एटीट्यूड्स और कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी पड़ेगी। तो बी अ कंटिन्यूस लर्नर। हम लोग अपनी एज में भी चेष्टा करते हैं कि मेंटर्स हो, हम लोग को गाइड करें, कोचेज़ हम लोग को गाइड करें, फैकल्टी मेंबर्स भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए तो और भी ज़रूरी है, बिकॉज दे आर एट अ स्टेज व्हेन दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू द जॉब मार्केट एंड डू समथिंग बेनिफिशियल। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस टाइप के वो एवेन्यूज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को देखें। और लास्टली आई वुड लाइक टू से कि एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका फुल अटेंशन और कंसंट्रेशन हो, या पढ़ाई कर रहे हैं तो फुल अटेंशन उस पर हो आपका। बट आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपनी फैमिली लाइफ, अपनी फ्रेंड्स लाइफ। आज के दिन इतने सारे डिस्टर्ब हो जाता है, या अपॉर्चुनिटीज़ है कि आदमी डाइवर्जन हो जाता है, मतलब आप फोकस हट जाता है लोगों का। तो पढ़ाई करें तो आपका 100% फोकस होना चाहिए आपकी पढ़ाई में। आप गेम्स खेल रहे हैं या कोई अपनी हॉबीज़ को कल्टीवेट कर रहे हैं या कोई अपने इंटरेस्ट को देखना चाह रहे हैं, तो उस पर भी आप फोकस करें। इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स बहुत ज़रूरी है। यू कैनॉट डोंट थिंक ऑफ बीइंग अ परफेक्ट पर्सन। आप ग्रेजुअली 0.01% इम्प्रूवमेंट भी करने की सोचेंगे ऑन अ डे टू डे बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस, और अपने टारगेट्स और गोल्स को बनाएंगे इस हिसाब से, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। ये मेरा मानना है। और कंपनियां भी हैं आजकल, पहले से प्रॉफिट की बात करते थे, अब वो स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, अपने शेयर होल्डर्स की नहीं बात करते हैं। वो तो देखते हैं कि हमको प्रॉफिट भी चाहिए, आई हैव टू ऑल्सो केयर फॉर माई पीपल एंड ऑल्सो फॉर द प्लान। तो तीनों पीस का ध्यान रखना ज़रूरी है। कोई भी कंपनी में काम करेगा तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो तीनों चीज़ को ध्यान में रखे, तभी वो लॉन्ग टर्म में
शॉर्ट टर्म गेन उसको मिल सकता है, बट यदि लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें तो वो ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें ध्यान में रखें, तो उसके लिए मीनिंगफुल रहेगा। जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे हमेशा फादर कहते थे, आज मैं नारायण जी के कमरे में गया तो इतने कागज़ रखे हुए थे। हमने कहा हमारे पिताजी तो कहते थे भैया कि कागज़ सब संता के जाया करो, जब ऑफिस से निकला करो 5-6 बजे। तो मेरा ये फीलिंग है, ऑल्दो इनके पास काम बहुत ज़्यादा रहता होगा और आप लोग के पास भी बहुत ज़्यादा रहता होगा, बट मेरा ये फीलिंग है कि हर आदमी को चेष्टा ये करनी चाहिए कि आज का काम कल पे न छोड़े, क्योंकि जितना आप और उतना ही काम करें। कैपेबिलिटी हर आदमी में बहुत है, बुरा मत मानिए, मैं थोड़ा इंडली हूँ, थोड़ा सा बोल दूँगा। हमारे ग्रैंडफादर कहते थे कि आप आदमी जो है वो घोड़ा नहीं है, गधा है। तो उन्होंने, किसी ने पूछा क्यों गधा है, बोले साहब इतनी कैपेबिलिटी है, कितना भी उसके ऊपर सामान लाद दो वो चला लेगा, घोड़ा नहीं चला पाएगा। तो आप सब में और हम सब में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कॉम्पिटेंसी है कि हम अपने को किस रकम से उसको यूज़ कर सके एफिशिएंटली और प्रोडक्टिवली, वो हम लोग सब कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट सीखें, किस रकम से अपने को मैनेज करना है टाइम, और चेष्टा करें कि जितना भी काम हो सके उसी दिन निपट जाए, उतना बेटर है। बिकॉज जितना आप काम कर लें, काम उसी के पास आता है जो ज़्यादा काम करता है। तो ये एफिशिएंट है तो इनके ऊपर काम ज़्यादा आता है, तो इसीलिए इनके पाइलअप भी हो जाता है। बट इनसे एक्सपेक्टेशन है कि उसको भी जल्दी से निपटाए और आगे बढ़ाए। तो ये सब मेरे कुछ सुझाव होते हैं। और दूसरा, वो कहते थे हमेशा कि डिसीजन आप हर चीज़ में लेना ज़रूरी है कि आप पास डिसीजन लो। कई बार क्या होते हैं, इनडिसाइसिव हो जाते हैं, एंड इनडिसीजन इज़ ऑल्सो डिसीजन। कि आपने, यदि आपके पास कोई समस्या आई, आपने डिसाइड नहीं किया, आप सोच रहे हैं, लिंगर ऑन कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो भी एक डिसीजन है आपका कि आप नहीं डिसाइड कर रहे हो। बोले साहब, हमारे फादर को और हमको कहते थे जब मैं छोटा था, बोले आप, तुम लोग पढ़े लिखे हो और मैं तो 2 क्लास पास हूँ। अब जब आप लोग पढ़े लिखे हो तो इंटेलिजेंटली सोच सकते हो, तो डिसीजन क्यों नहीं लेते। बोले कॉइन को उछालो तो हेड और टेल होता है, या तो डिसीजन सही होगा या गलत होगा। डिसीजन यदि गलत हुआ तो कोर्स करेक्शन कर लेना, पर 70-80% तो आपका डिसीजन करेक्ट ही होगा। इतनी अपनी बुद्धि तो आपके पास है। तो आप लोग डिसीजन हमें ना कतराएं और डिसीजन लें। यदि आपको लगे डिसीजन कोई वजह से आपको ठीक नहीं जा रहा है या गलत है, तो कोर्स करेक्शन आप कर सकते हैं। बहुत बड़ी कंपनियां ये करती हैं। और जो इनडिसाइसिव होती हैं वो पीछे रह जाती हैं, वो अल्टीमेटली बंद हो जाती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोग डिसीजन लें और अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लें, और उसका ये बनाएं कि हमको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं आप, और उसका फिर आप लोग अपने तरीके से मॉनिटरिंग करें कि हम वो अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे देखिए, ओवरऑल जितने हमारे यूथ है उसमें बहुत बड़ा नाज है। आई थिंक दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। दे कैन टेक अस टू द विजन दैट वी हैव फॉर अवर कंट्री, कि हमको विकसित भारत बनना है। और वो हर आदमी आहुति देगा, कंट्रीब्यूट करेगा, तभी बन पाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सबको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और हम लोग सबका प्रयास रहेगा कि आपके साथ में उसमें जुड़ें, और आप लोग को इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनलाइज लेवल पे जो मेहनत करनी चाहिए वो आप लोग करें। और डायरेक्टर और डीन और जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं वो उस पर विशेष ध्यान देंगे कि जहाँ पे भी आपको कोई डिफ़िकल्टी या चैलेंजेस आते हैं उसको आप ध्यान रख सकें। To end, I would like to say to the students that you are responsible for your own destiny. और विनोद जी, उपनिषद से एक जो लर्निंग है वो मैं इंग्लिश में आप लोग को बताना चाहता हूँ। You are what your deepest desire is. You are what your deepest desire is. As you desire, so is your intention. जो आप डिज़ायर करेंगे वो आपका इंटेंशन होगा। As is your intention, so will be your will. As will your will, so will be your deed. And as is your deed, that will be your destiny. तो आपको अपने डेस्टिनी पे पहुंचना हो, अपने मंजिल पे जाना हो, तो आपके अंदर से डीप डिज़ायर और बर्निंग होगा,
तभी आप पहुंच पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब में वो एक डिज़ायर है, वो आप लोग में जलती रहेगी और हम लोग सब आपको सक्सेसफुल देखना चाहेंगे। धन्यवाद।